नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण बिहार का भूगोल केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। जबकि बिहार का भूगोल डिस्कस किया गया है एटलस के माध्यम से डिस्कस किया गया है ताकि आपको समझना बेहद आसान हो। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको बिहार के ज्योग्राफी के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो एक बार समझ लीजिए, ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब, वेस्ट आपके पश्चिम है। तो बिहार में क्या हो जाएगा, तो बिहार को भी आपको इस तरीके से कर लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हो गया। समझ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार से जो है कितने राज्यों का सीमा लगता है। तो बिहार से 3 राज्यों का सीमा लगता है। बिहार से कितने देश का सीमा लगता है, तो बिहार से 1 देश की सीमा लगता है। बिहार से 3 राज्य का सीमा किसका किसका लगता है, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल से लगता है। उसके बाद नॉर्थ उत्तर में जो है बिहार का सीमा नेपाल से लगता है। नेपाल क्या है, एक देश है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल। इतना समझ गए। उसके बाद आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि जो नेपाल से जो है बिहार के किन किन डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज। तो टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल आपके जो 7 डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा नेपाल से लगता है। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा नेपाल से लगता है। फिर से बोल दीजिए साथ में मेरे, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इन 7 डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद रखना है। अब देखिए कि ये तो हो गया नॉर्थ में नेपाल से। वेस्ट में आइए, वेस्ट में जो है उत्तर प्रदेश राज्य से जो है बिहार के किन किन डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है। तो पहला कौन हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, चौथा सारण, पाँचवा भोजपुर, छठा बक्सर, सातवां कैमूर, आठवां रोहतास। तो उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट का सीमा उत्तर प्रदेश से लगता है। ठीक है, तो 7 जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी सीमा नेपाल से लगता है। जो 8 डिस्ट्रिक्ट बिहार की है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगता है। उसके बाद नीचे आइए, झारखंड है। तो झारखंड से बिहार के किन किन डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है। तो पहला हो जाएगा रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पाँचवा जमुई, छठा बांका, सातवां भागलपुर और आठवां कटिहार। तो झारखंड से भी जो है 8 डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है बिहार का। किसका किसका, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार का सीमा जो है झारखंड से लगता है। उसके बाद है पूरब में पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से जो है किन किन डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है। तो पश्चिम बंगाल से जो है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज,
इन 3 डिस्ट्रिक्ट का जो सीमा है किससे लगता है? पश्चिम बंगाल से। किसका? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है इसकी सीमा किससे किससे लगता है? तो आपको ध्यान से याद रखना है कि जो किशनगंज है इसकी सीमा नेपाल और वेस्ट बंगाल से लगता है। नेपाल और वेस्ट बंगाल से लगता है। उसके बाद आपका है पश्चिम चंपारण। जो पश्चिम चंपारण है इसकी सीमा किसके साथ लगता है? तो नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ में लगता है। नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ में लगता है। जो रोहतास है इसकी सीमा झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ में लगता है। जो कटिहार है, कटिहार इसकी सीमा किसके साथ लगता है? तो जो कटिहार है इसकी सीमा जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ में लगता है। किसके साथ में? वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ में लगता है। इतना समझ गए हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे बिहार के ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट में। और वेस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो कैमूर है। कौन सा है? कैमूर है। नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो वेस्ट चंपारण है। साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? साउथ में तो गया डिस्ट्रिक्ट। इसे याद रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और ये 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी आपको याद रखना है। किशनगंज, पश्चिम चंपारण, रोहतास और कटिहार। ठीक है, कटिहार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का भौगोलिक परिचय के बारे में समझिए। तो आप दिशा के बारे में समझ चुके हैं। एक बार ये समझ लीजिएगा कि आपके अपना ग्लोब है। ग्लोब में जो है इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो ये 0 डिग्री है। इंडिया आपके यहाँ पर स्थित है। इसका मतलब इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट में स्थित है वर्ल्ड के मैप में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अक्षांश किसे बोला जाता है? तो जो भी रेखा जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाती है, काल्पनिक रेखा है, इसे अक्षांश बोला जाता है। और जो भी रेखा नॉर्थ से साउथ की ओर खींचा जाता है उसे देशांतर रेखा बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक जो है बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद है बिहार का देशांतरीय विस्तार। जो बिहार है इसका देशांतरीय विस्तार के बारे में समझिए। देशांतरीय विस्तार, तो इसका देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री से है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से जो है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक जो है बिहार का देशांतरीय विस्तार है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पूर्वी देशांतर क्यों लिखा गया है और यहाँ पर उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा गया है। तो यहाँ पर आप समझिए, आपको क्या बताएं कि आपकी 0 डिग्री है और 0 डिग्री के नॉर्थ में क्या है? अपना इंडिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। मतलब उत्तर में है, जो 0 डिग्री है उसके उत्तर में अपना भारत देश है। ये समझ गए होंगे। और आपको याद है कि टाइम कहाँ से मापा जाता है? तो ब्रिटेन से टाइम मापा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री से मापा जाता है। और 0 डिग्री से भारत किस साइड में है? तो ईस्ट में है। तो क्या बोला जाएगा? देशांतर में पूर्व में बोला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भारत जो है ईस्ट में है, तो ईस्ट देशांतर बोला जाएगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से जो है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक आपके बिहार का विस्तार है। आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो बिहार है इसका आकार कैसा है। तो बिहार का जो आकार है आयताकार है। बिहार का आकार कैसा है? तो बिहार का आकार जो है आयताकार है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नाम बिहार है।
22 मार्च 1912 बंगाल से जो है बिहार और उड़ीसा अलग होता है। कब अलग होता है? तो 22 मार्च 1912 को। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि जो बिहार का स्थापना तो 22 मार्च को होता है, लेकिन जो बिहार स्थापना, बिहार एक तरीके से जो बिहार बनता है कब बनता है? 22 मार्च को बनता है। लेकिन जो कागज़ पर जो है कब से बिहार को लागू माना जाता है? तो 1 अप्रैल से। ठीक है, बिहार तो बनता है 22 मार्च को, लेकिन लागू कब होता है? 1 अप्रैल 1912 को। फिर से बोलते हैं, जो बिहार एक अलग प्रांत कब बनता है? तो 22 मार्च 1912 को बनता है अलग प्रांत, लेकिन लागू कब होता है? तो 1 अप्रैल 1912 को लागू होता है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा भी आपके बिहार से अलग हो जाता है। जब 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन होता है तो उसमें बिहार और उड़ीसा साथ में होता है, उसमें बिहार और उड़ीसा जो आपके साथ में होता है। लेकिन उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 को क्या हो जाता है? बिहार से अलग हो जाता है। उसके बाद है 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हो जाता है। तो बिहार का सबसे अंतिम में विभाजन कब होता है? तो 15 नवंबर 2000 को होता है, 15 नवंबर 2000 को होता है। एक पॉइंट यहाँ पर और भी ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाता है कि बिहार का जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? बिहार का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है? तो 483 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण जो है बिहार का लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद जो बिहार है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? जो बिहार अपना है ये, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद है कि जो बिहार का क्षेत्रफल है प्रतिशत में कितना है पूरे भारत का? तो 2.86% में बिहार है। अपने पूरा इंडिया जो है, तो इंडिया के कितने परसेंट इलाके में बिहार है? तो 2.86% इलाके में बिहार है। ठीक है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है? तो 173 फीट, जिसे अगर मीटर में बोला जाएगा तो लगभग 53 मीटर, लगभग 53 मीटर। समुद्र तट से जो है बिहार की दूरी कितना है? तो समुद्र तट से जो है बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, लगभग जो है 200 किलोमीटर है। ठीक है, आप सब लोग जो है वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है बिहार का राजनीतिक परिचय के बारे में देखिए। बिहार की जनसंख्या कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो 10,40,99,452 है। जबकि जो हाल ही में एक रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है कि बिहार की जो जनसंख्या है लगभग 14 करोड़ के आसपास हो गया है। उसके बाद है कि जो बिहार है उसकी जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 8.60% है, 8.60% है। देश में जनसंख्या में बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। पहला पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। तीसरा में कौन है? बिहार है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में बार बार। बिहार का जो लिंगानुपात है कितना है? 918 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 है, 935 है। इसके बारे में बीपीएससी पूछ चुका है। बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 25.4% है। बिहार का जो है दशकीय वृद्धि दर कितना है? 25.4% है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 है, जो देश में पहला स्थान पर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में, बिहार राज्य में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? बिहार में 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। और 38वां डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो अरवल है। अरवल में वर्षा सबसे कम होता है।
बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो 101 अनुमंडल हैं। बिहार में कितने प्रखंड हैं? तो 534 प्रखंड हैं। बिहार में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो 8406 हैं, 8406 हैं, ठीक है। और बिहार में जो है शासन की न्यूनतम इकाई क्या है? तो बाढ़ है। बिहार में जो है शासन की न्यूनतम इकाई क्या है? तो बाढ़ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार का लोकसभा में कितना सीट है? तो 40 सीट है। राज्यसभा में कितना सीट है? 16 सीट है। विधानसभा में 243 सीट है। विधान परिषद में 75 सीट है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार का साक्षरता कितना है? तो बिहार का जो साक्षरता है 61.8% है। 61.8% है। पूरे भारत में सबसे कम कितना है? 61.8% है। पुरुष साक्षरता कितना है? तो 71.2%, 71.2% है। महिला साक्षरता कितना है? तो 51.5% है। 51.5% है। उसके बाद एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो पटना है, पटना का सीमा कितने डिस्ट्रिक्ट से लगता है? तो पटना का सीमा जो है 9 डिस्ट्रिक्ट से लगता है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से लगता है? पहला आपके सारण है, दूसरा वैशाली, तीसरा समस्तीपुर, चौथा बेगूसराय, पाँचवा लखीसराय, छठा नालंदा, सातवां जहानाबाद, आठवां अरवल और नौवां आपके भोजपुर है। तो इन 9 डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये 9 डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है। बाकी और भी डिस्ट्रिक्ट का आप लोग मैप में देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो शेखपुरा है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो शिवहर है। कौन है? शिवहर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो शिवहर का है। सबसे अधिक आपके जनसंख्या घनत्व किसका है? तो शिवहर का है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो शिवहर का है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट का है। किसका है? पटना डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिहार का भौगोलिक परिचय के बारे में समझिए। तो पहला है पश्चिम चंपारण के बारे में याद रखना है कि सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 5228 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पर रहती है? तो पश्चिम चंपारण में रहती है। जो पश्चिम चंपारण है इसके बारे में याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या है पश्चिम चंपारण में, और सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या है प्रतिशत में कौन हो जाएगा? तो ये भी आपकी पश्चिम चंपारण ही हो जाएगा। उसके बाद है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो शिवहर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 443 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1880 है। पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का है। अब बिहार में किसका है? तो शिवहर का है। शिवहर के बाद जनसंख्या घनत्व किसका है? तो पटना का है। और पटना के बाद आपकी दरभंगा का है। सहरसा में सबसे कम महिला पढ़ी लिखी रहती हैं। तो न्यूनतम महिला साक्षरता किस डिस्ट्रिक्ट का है? सहरसा का है। 41.7% है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर दर्ज किया गया है? तो मधेपुरा में दर्ज किया गया है। कितना है? 31.01% है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पर रहती है? तो किशनगंज में रहती है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से बोला जा रहा है, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से बोला जा रहा है कि सबसे कम परसेंट में जो है अनुसूचित जनजाति कहाँ पर रहती है? तो किशनगंज में रहती है। अगर जनसंख्या के हिसाब से बोला जाएगा तो सबसे कम एससी कहाँ पर रहते हैं? तो शिवहर में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? शिवहर में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? तो पूर्णिया में जो है सबसे कम साक्षरता है। पूर्णिया में जो है सबसे कम साक्षरता है।
न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, तो ये भी आपके पूर्णिया में है। पूर्णिया के बारे में 2 चीज़ याद रखना है कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं, तो पूर्णिया में है, और सबसे कम पुरुष में पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं, तो पूर्णिया में है। सबसे कम पढ़ी लिखी महिला कहाँ पर है, तो सहरसा में। कहाँ पर है, सहरसा में है। और सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पर हैं, तो पूर्णिया में है। और सबसे कम बिहार का जो साक्षरता कहाँ पर है, तो ये भी आपकी पूर्णिया का है, ठीक है। उसके बाद है न्यूनतम लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो मुंगेर का है। कितना है, 876 है। मुंगेर के बाद आपके भागलपुर कितना है, 880 है। भागलपुर के बाद जो है खगड़िया का कितना है, 886 है, 886 है। उसके बाद है सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है, तो शेखपुरा का है। शेखपुरा के बाद शिवहर है, और शिवहर के बाद आपके अरवल है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर रहती है, तो पटना में रहती है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर रहती है, पटना में रहती है। सेकेंड में कौन है, तो पूर्वी चंपारण है। तीसरा में कौन है, मुजफ्फरपुर है। सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पर हुआ है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, सर्वाधिक जो नगरीकरण कहाँ पर हुआ है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। सबसे कम तापमान कहाँ पर है, गया में है। सर्वाधिक तापमान गया में है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पर रहते हैं, तो गया में रहते हैं। कितने % रहते हैं, तो 30.4% रहते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि परसेंटेज और जनसंख्या दोनों के हिसाब से सबसे अधिक आपके जो एससी जनजाति हैं ये आपके गया में रहते हैं। गया के बाद आपके पटना, पटना के बाद समस्तीपुर है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है, तो अरवल में सबसे कम वर्षा होता है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, तो रोहतास में है। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, तो पूर्णिया में है। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, पूर्णिया में। सबसे अधिक कहाँ पर है, तो रोहतास में है। रोहतास के बाद आपके पटना है, और पटना के बाद भोजपुर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, तो ये भी आपके रोहतास में है। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, तो पूर्णिया में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो रोहतास में। सर्वाधिक जो महिला साक्षरता ये कहाँ पर है, तो रोहतास में है। सबसे कम साक्षरता महिला का कहाँ पर है, तो सहरसा में। कहाँ पर है, सहरसा में है। ये आपके 3 पॉइंट को ध्यान से वापस दोबारा देखिए। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, रोहतास में है। कितना है, 73.4% है। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, तो पूर्णिया में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, तो रोहतास में है। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, तो पूर्णिया में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो रोहतास में है। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो सहरसा में, ठीक है, सहरसा में है। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका था, शिवहर का था। कितना था, 1880 था। सबसे कम किसका है, तो कैमूर का है। कैमूर का है, कितना है, 488 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड में कौन हो जाएगा, जमुई। तीसरा में आपके बांका। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बिहार का है। सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो गोपालगंज का है। कितना है, 1021 है। सबसे कम लिंगानुपात किसका था, मुंगेर का था। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, इसे आपको काट देना है, ठीक है। उसके बाद है न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ पर होता है, सबसे कम आपके कम वृद्धि दर जनसंख्या में कहाँ पर होता है, तो गोपालगंज में होता है। जबकि सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि कहाँ पर होता है, तो मधेपुरा में। कितना होता है, 31.01% होता है। जो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ये कहाँ पर है, तो गोपालगंज है। गोपालगंज के बाद आपके सिवान है, और सिवान के बाद आपके सारण है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ये सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का भौगोलिक विभाजन। बिहार का भौगोलिक विभाजन, कश्मीर एवं काठमांडू की पहाड़ियाँ यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर समझिए कि बिहार के भौगोलिक विभाजन में उत्तर पर्वतीय भाग, जो उत्तर पर्वतीय भाग है ये किसका भाग है, तो शिवालिक हिमालय का भाग है। शिवालिक जो हिमालय श्रेणी है उसी का भाग है। और आपको याद रखना है कि जो
शिवालिक हिमालय श्रेणी है, इसका कुल क्षेत्रफल बिहार में कितना है? तो 932 किलोमीटर है। कितना है? 932 किलोमीटर है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि रामनगर दून जो है इसकी लंबाई कितना है? तो 32 किलोमीटर है और चौड़ाई कितना है? तो 6 से 8 किलोमीटर है। उसके बाद है दून घाटी। जो दून घाटी है रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच में स्थित है। ये जो आपकी है ये क्या है? दून घाटी है। जो दून घाटी है इसके बारे में याद रखना है कि ऊपर में क्या है? ऊपर में आपकी रामनगर दून है और नीचे में आपकी सोमेश्वर घाटी है, उसके बीच में स्थित है दून घाटी। ठीक है, दून घाटी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोमेश्वर पहाड़ी। ये नीचे वाला आपकी सोमेश्वर पहाड़ी है। जो सोमेश्वर पहाड़ी से ही त्रिवेणी नहर निकलती है और जो सोमेश्वर श्रेणी है इसकी सर्वोच्च चोटी कितना मीटर ऊंची है? तो 874 मीटर ऊंची है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सोमेश्वर पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च चोटी कितने मीटर की है? तो 874 मीटर की है। यहाँ पर आप दोबारा ध्यान से समझिएगा। ऊपर वाला रामनगर दून हो जाएगा, बीच वाला क्या हो जाएगा? दून घाटी है, और जो नीचे वाला है ये आपकी सोमेश्वर की पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर देखिए गंगा नदी है, ये आपकी गंगा नदी है। तो जो गंगा नदी है बिहार को दो भागों में बांटती है। बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, इसे बोल सकते हैं। तो उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार भी बोला जा सकता है। ठीक है, नहीं तो उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान बोल सकते हैं। क्योंकि आपको याद रखना है कि आपके जो ये बिहार है, ये बिहार का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? तो नदी के द्वारा जो निक्षेप लाया गया था, उस निक्षेप के द्वारा ही जो बिहार का मैदान है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है मैदानी भाग के बारे में समझिए। ये तो समझ गए आप, पहाड़ी जो पर्वतीय भाग है बिहार का उसके बारे में समझ गए, उत्तर पर्वतीय भाग के बारे में। अब समझिए मैदानी भाग के बारे में। तो मध्य गंगा का मैदान जो है, तो जो आपके बिहार का मैदानी भाग है वो कितने % इलाके में? तो 95% इलाके में आपकी बिहार का आपके मैदानी भाग स्थित है। इसका जो विभाजन है उत्तर का मैदान दक्षिण का मैदान में हुआ है। जो आपके मध्य गंगा का मैदान है ये कितना है? 95% इलाके में है। जो मैदानी भाग है बिहार का, इसे दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी बिहार का मैदान, दक्षिणी बिहार का मैदान। दक्षिण गंगा के मैदान का औसत ढाल जो है दक्षिण से उत्तर है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दक्षिण गंगा के मैदान का औसत ढाल जो है क्या है? दक्षिण से उत्तर है। तब तो जैसे कि यहाँ पर सोन नदी है, सोन नदी निकलती है अमरकंटक से और जाके पटना के पास में आपके जो है गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी ये भी आपके फतुआ के पास में जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और जो पुनपुन की एक सहायक नदी है फल्गु नदी। ठीक है, फल्गु नदी है। उसके बाद नोट में लिखा गया है कि गंगा के मैदानी भाग की ढाल जो है प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर है। याद भी ना रहे तो कोई दिक्कत ना है, बस खाली ये सब आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो है खनिज की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि जो रोहतास है, रोहतास में पायराइट्स पाया जाता है। जो रोहतास है वहाँ पर आपके पायराइट्स पाया जाता है। जो पायराइट्स पूरे भारत में, बिहार जो पूरे भारत है, पूरे भारत का बिहार में पायराइट्स कितना उत्पादन किया जाता है? तो 95%। मतलब कि अगर 100% उत्पादन होता है तो 95% का उत्पादन अकेले आपके बिहार में किया जाता है पायराइट्स का। और वो भी कहाँ पर? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। उसके बाद है बिहार की चट्टाने के बारे में आपको समझना है। तो बिहार की सबसे जो प्राचीन चट्टान कौन है? तो धारबार चट्टान है। बिहार की जो सबसे प्राचीन चट्टान कौन है? तो धारबार चट्टान है। इसका निर्माण कब होता है? तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण होता है। और आपको याद रखना है कि जीवाश्म रहित है। इसमें कोबाल्ट, मैग्नीज, अबरख, क्रोमियम के आपके निक्षेप पाया जाता है, क्रोमियम के निक्षेप पाया जाता है। जो धारबार चट्टान है दक्षिण पूर्व बिहार
मुंगेर, जमुई, नवादा डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। और यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है, तो हम देख चुके हैं अबरक, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम का निक्षेप है। साथ ही आपको याद रखना है सोना का भी आपके निक्षेप है। यहाँ पर आप समझिए, ये जो जहाँ पर हम मार्क किए हैं ये क्या है, धारबार क्रम की चट्टानें पाई जाती है इस इलाके में, जो है धारबार क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर देखिए जो शेखपुरा का जो पहाड़ है ये भी आपके धारबार क्रम की चट्टानें हैं। जो राजगीर का पहाड़ है वो भी आपके धारबार क्रम की चट्टानें हैं। जो खड़गपुर का पहाड़ है ये भी आपके धारबार क्रम की चट्टानें, इतना आपको याद में रखना है। जो धारबार क्रम की चट्टानें हैं केवल आपके रोहतास और कैमूर के छोड़ के जो है बिहार के साउथ में जो भी आपके बिहार के डिस्ट्रिक्ट है उन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है जहाँ पर भी आपके चट्टान मिलेगा वो चट्टान क्या हो जाएगा, धारबार क्रम की चट्टानें आपके होंगे। आपको ध्यान रखना है केवल रोहतास और कैमूर को छोड़कर, ठीक है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है, तो धारबार चट्टान का सबसे पहले निर्माण होता है। उसके बाद है विंध्यन समूह की चट्टान, विंध्यन समूह का चट्टान, इसका निर्माण कब होता है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि धारबार चट्टान के बाद में होता है, धारबार चट्टान के बाद में होता है विंध्यन समूह की चट्टान है उसका निर्माण। यहाँ पर लिखा गया है सबसे पुरानी नहीं है, ये दक्षिण पश्चिम बिहार में स्थित है। ठीक बात है, ये दक्षिण पश्चिम बिहार में स्थित है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि कैमूर, सोन नदी घाटी मतलब रोहतास, जो आपके विंध्यन समूह की चट्टानें हैं आपको बता चुके हैं कि इसका जो विस्तार है कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो है विंध्यन समूह की चट्टानें का विस्तार है, जीवाश्म रहित है। और यहाँ पर जो है सीमेंट उद्योग की स्थापना किया गया है। विंध्यन समूह की चट्टानों जहाँ पर पाई गई है वहाँ पर सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है बिहार में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है टर्सरी या बलित चट्टानें, ये तीसरी पुरानी है। सबसे पुरानी कौन थी, धारबाड़, दूसरा विंध्यन, तीसरा कौन है, तो टर्सरी जिसे बलित चट्टानें बोला जाता है। यह हिमालय के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसका जो निर्माण है मायोसीन से प्लेस्टोसीन युग में इसका निर्माण होता है। इसमें आपको याद रखना है कि सोमेश्वर की जो पहाड़ी है, जो सोमेश्वर की पहाड़ी जिसके बारे में आप लोगों ने भी देखा है, वो आपके टर्सरी या बलित चट्टानें का ही भाग है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो टर्सरी और बलित चट्टानें यहाँ पर खनिज तेल का भंडार है, यहाँ पर जो है खनिज तेल का भंडार है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वाटरनरी चट्टानें। क्वाटरनरी चट्टानें के इलाके में जो है जलोढ़ मिट्टी का भी विस्तार है, ठीक है। हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में क्वाटरनरी चट्टानें स्थित है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपके क्वाटरनरी चट्टानें, यहाँ पर इसका विस्तार है। उसके बाद ये जो वाइट वाला इलाका देख रहे हो आप, इन सभी इलाके में जो है क्वाटरनरी चट्टानें का विस्तार है, ठीक है। क्वाटरनरी चट्टानें का विस्तार है। और जहाँ पर भी क्वाटरनरी चट्टानें हैं वहाँ पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जो आपके क्वाटरनरी चट्टानें हैं इसका निर्माण कब से कब तक हुआ है, तो प्लीस्टोसीन से हिलोसीन युग में जो है इसका निर्माण हुआ है क्वाटरनरी चट्टान का। और जो क्वाटरनरी चट्टान है, जो जलोढ़ मृदा है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको याद रखना है कि तैतीस सागर के जो अवसाद हैं उससे हुआ है। तैतीस सागर के अवसाद, साथ ही साथ गंगा और जो गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया उसके निक्षेप के कारण जो है बिहार के मैदान का निर्माण होता है। बिहार के मैदान का निर्माण होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और जो बिहार का मैदान है अत्यंत ही उपजाऊ है, जो बिहार का मैदान है अत्यंत ही उपजाऊ है। उसके बाद है कोयला, जो है कहाँ पर पाया जाता है, किस चट्टान में पाया जाता है, तो गोंडवाना चट्टान में जो है आपकी कोयला पाया जाता है। जो धारबार चट्टान है उसमें खनिज पाए जाते हैं, जो धारबार चट्टान है उसमें आपके खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार की नदियों के बारे में आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले समझिए ये बिहार है, ठीक है। बिहार की प्रमुख नदी गंगा है। गंगा में बहुत सी आपकी सहायक नदियाँ की मिलती हैं। तो आपसे क्या पूछा जाता है कि कौन सी नदी आपके कहाँ से निकलती है और गंगा में आपके जाके कहाँ पर मिल जाती है, लोकेशन पूछा जाता है।
साथ ही आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि नदी का नाम दे देगा, ये नदी कौन सा आपकी जो नदी है राइट ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। तो ये कैसे पता चलता है कि ये कौन सी नदी आपके राइट से आ रही है या लेफ्ट से आ रही है। तो अगर नदी जिस भी साइड में प्रवाहित हो रही है उस साइड में आप अपना मुँह करके खड़ा हो जाइए। जैसे कि गंगा क्या है इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो आप लोग अपना मुँह करके इस साइड खड़ा हो जाइए। तो इधर क्या हो जाएगा आपके राइट हो जाएगा, उस साइड में आपके लेफ्ट हो जाएगा। तो जो भी आपकी गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमला है, कोसी है, ये सारी नदियाँ क्या हो जाएगी लेफ्ट बैंक नदी हो जाएगी। जबकि राइट बैंक नदी कौन हो जाएगा तो सोन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, ये सारे नदियाँ आपकी हो जाएगा राइट बैंक नदी हो जाएगा। ठीक है, तो आप आइए बारी बारी से सारे नदियों के बारे में समझते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो पूछा था सोन नदी के बारे में। ठीक है, तो पहले समझिए घाघरा नदी। जो घाघरा नदी है इसे उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से निकलता है तो नामचा चुंगो तिब्बत के पठार से निकलता है। और आपको याद रखना है कि गंगा में आके कहाँ पर मिलता है तो छपरा में आके गंगा में मिल जाता है, छपरा सारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद है कि जो घाघरा नदी है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट नदी है गंडक नदी, जिसे सदा निरा या नारायणी नदी बोला जाता है। ये कहाँ से निकलता है तो नेपाल हिमालय से निकलता है। और आपको याद रखना है कि जो वैशाली है, वैशाली के पहलेजा घाट पर आके गंगा से मिल जाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाता है कौन नदी गंडक नदी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है हाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है कौन नदी तो गंडक नदी। कहाँ पर मिलती है पहलेजा घाट में। पहलेजा घाट किस डिस्ट्रिक्ट में है तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद नेक्स्ट नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बारे में आपको याद रखना है कि कहाँ से निकलती है तो चौतरवा और बिशंभरपुर पश्चिम चंपारण से निकलती है। जो बूढ़ी गंडक है चौतरवा और बिशंभरपुर पश्चिम चंपारण से निकलती है। ये गंगा में आके कहाँ पर मिलती है तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में आके जो है गंगा में मिल जाती है। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में आके जो है गंगा में मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितना है 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और साथ ही आपको याद रखना है कि उत्तर बिहार में सबसे तीव्र प्रवाहित होने वाली नदी कौन है तो बूढ़ी गंडक है। उत्तर बिहार में जो है सबसे तीव्र प्रवाहित होने वाली नदी कौन सा है तो बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट है बागमती नदी। जो बागमती नदी कहाँ से निकलती है तो ये भी नेपाल हिमालय से निकलती है। किसकी सहायक नदी है तो कोसी की सहायक नदी है, कोसी की आपकी सहायक नदी है। और कहाँ पर जाकर कोसी में मिलती है तो बदला घाट में जाके आपकी कोसी में मिल जाती है। जो कमला नदी है ये भी नेपाल से निकलती है और कोसी नदी में जाकर आपकी मिल जाती है बदला घाट पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो बागमती और कमला नदी है ये दोनों नदी आपके जाके कोसी में मिल जाती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है तो ये भी आपके नेपाल एवं तिब्बत से निकलती है। और कहाँ पर जाके गंगा में मिल जाती है तो कुर्सेला घाट पर जो है, कुर्सेला घाट खगड़िया में आपके जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है कौन कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो कोसी नदी है ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है तो बिहार में जो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है तो बिहार में जो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। एक बार आप लोग चेक कीजिएगा कि जो कुर्सेला घाट है ये आपके कटिहार में है या खगड़िया में है। जो विभास पनोरमा है तो आपके खगड़िया दिया है, तो आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा। उसके बाद है महानंदा नदी। ये कहाँ से निकलती है दार्जिलिंग से निकलती है। और आपको याद रखना है इसका संगम कहाँ पर होता है गंगा नदी में तो बांग्लादेश में इसका संगम होता है गंगा नदी में। और बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है तो बिहार में जो है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। तो बिहार की सारे आपके उत्तरी नदियाँ थी, उत्तरी जो उत्तर दिशा की कौन कौन सी नदियाँ थी आपके बिहार की तो पहला थी आपकी घाघरा, दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक, चौथा बागमती, चौथा पाँचवा कमला, छठा कोसी, सातवां आपकी महानंदा। इस सातों नदियों के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बिहार की साउथ की नदियों के बारे में देखिए। तो सबसे पहले देखिए करमनासा नदी के बारे में। करमनासा नदी के बारे में आपको याद रखना है कि कैमूर पर्वत से निकलती है और गंगा में जाके कहाँ पर मिलती है तो चौसा बक्सर में जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है।
चौसा बक्सर में जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है कर्मनासा नदी। जो कर्मनासा नदी है इसे अपवित्र नदी माना जाता है। और आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है कौन? कर्मनासा नदी। उसके बाद सोन नदी के बारे में याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। ये गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो पटना के पास में आपके गंगा में मिल जाती है। इसके बारे में बीपीएससी पूछ भी चुका है। और आपको याद रखना है कि बिहार में जो है किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है? तो बिहार में आपके रोहतास डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है सोन नदी। उसके बाद है पुनपुन नदी, कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलती है। और आपके याद रखना है कि गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? तो फतुआ के पास में मिलती है। इसके बारे में भी बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो ये फल्गु नदी है, फल्गु नदी किसकी सहायक नदी है? तो पुनपुन की सहायक नदी है। जो फल्गु नदी है कहाँ से निकलता है? तो निरंजना और मोहना के संगम से गया में बनता है फल्गु नदी। जो एक निरंजना नदी है, एक आपके मोहना नदी है, उन दोनों के संगम से गया में आपके फल्गु नदी का निर्माण होता है। और किसकी सहायक नदी है? तो पुनपुन की आपके सहायक नदी है। उसके बाद है किऊल नदी। किऊल नदी के बारे में आपको याद रखना है कि आपके जो गिरिडीह झारखंड है वहाँ से निकलता है। और गंगा में कहाँ पर मिलता है? तो लखीसराय में जो है गंगा में आके मिल जाता है। लखीसराय में जो है गंगा में आके मिल जाता है किऊल नदी। उसके बाद है जो अजय नदी है, ये आपके देवघर झारखंड से निकलता है और गंगा में जाके कहाँ पर मिलता है? तो इसमें आपको याद रखना, इसका जो संगम है ये गंगा में नहीं होता है। जो अजय नदी है इसका संगम गंगा में नहीं होता है। तो इसका संगम कहाँ पर होता है? तो भागीरथी नदी में होता है। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। नोट कीजिएगा, जो आपके अजय नदी है ये कहाँ से निकलता है? तो देवघर झारखंड से निकलता है। लेकिन इसका संगम कहाँ पर होता है? तो भागीरथी नदी में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। उसके बाद है गंगा नदी के बारे में देखिए। जो गंगा नदी है कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है आपके गोमुख। साथ ही आपको याद रखना है कि जो गंगा नदी है मैदान में कहाँ प्रवेश करती है? तो हरिद्वार के बाद जो है गंगा नदी आपके मैदान में प्रवेश करती है। जो गंगा नदी अपनी पानी कहाँ पर गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। बिहार में जो है गंगा नदी किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है? तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में आपकी गंगा नदी प्रवेश करती है। और गंगा नदी जो बिहार से बाहर किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आपके बाहर निकलती है। बिहार में इसकी लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर है। और आपको याद रखना है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे कितने डिस्ट्रिक्ट स्थित हैं? तो 12 डिस्ट्रिक्ट स्थित हैं। इसके बारे में आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है? तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। इन सभी डिस्ट्रिक्ट से जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी आपके प्रवाहित होती है। बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं के बारे में समझिए। सिंचित भूमि बिहार में कितना है? तो 43.6 लाख हेक्टेयर है। सबसे ज़्यादा सिंचित डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो अरवल है। यहाँ पर 86.8% जो अरवल का इलाका है आपके सिंचित है। लेकिन हमने कहीं पर भोजपुर पढ़ा है, तो इसके बारे में हम कन्फर्म रूप से आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बताएंगे। तो जो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है कि गंडक नदी घाटी परियोजना से कौन कौन सी नहर निकलती है? जो गंडक नदी घाटी परियोजना है उससे आपके त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर और त्यूर नहर निकलती है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कोसी नदी घाटी जो परियोजना है, इससे कौन कौन सी नहर निकलती है? पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर, ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि हनुमान नगर बांध जो है कोसी नदी पर ही है। जो हनुमान नगर बांध है वो आपके कोसी नदी पर ही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सोन नदी घाटी परियोजना। इससे कौन कौन सी नदी निकलती है? तो पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर निकलती है। नोट में लिखा गया है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना कोसी मेची नदी जोड़ो योजना है।
बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। बिहार में सबसे अधिक जो सिंचाई किससे होता है, तो नहर से बिहार में सबसे अधिक आपकी सिंचाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार की जलप्रपात एवं झील के बारे में समझिए। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है नोट में कि कांवर झील के पास जो है शोध कार्य के लिए क्या है, बर्ड बेडिंग स्टेशन है। कांवर झील के पास जो है शोध कार्य के लिए जो है बर्ड बेडिंग स्टेशन स्थापित की गई है, जबकि भागलपुर में जो है बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो बर्ड रिंगिंग स्टेशन है कहाँ पर है, तो भागलपुर में है, और बर्ड बेडिंग जो स्टेशन है ये कहाँ पर है, तो कांवर झील के पास बेगूसराय में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है कुशेश्वर झील, ये कहाँ पर स्थित है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कुशेश्वर स्थान झील जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 20 से 100 वर्ग किलोमीटर है, और इसका निर्माण जो है कमला और करेह नदियों द्वारा एकत्रित जल के द्वारा होता है। कुशेश्वर स्थान झील का निर्माण मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। 1972 में जो है इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। जो आपके कुशेश्वर स्थान झील है इसे पक्षी अभयारण्य कब घोषित किया गया है, तो 1972 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है गोकुल झील। जो गोकुल झील है ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसे सिमरी बख्तियारपुर झील भी बोला जाता है। इसका निर्माण जो है कजमुनिया, सरदिया, कुमुबी, गोबरा आदि झीलों के मिलने से होता है। ये याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको इतना ही याद रखना है कि गोकुल झील कहाँ पर है, तो सहरसा में है। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पर है, तो सहरसा में, ठीक है। और जो आपकी सिमरी बख्तियारपुर झील है इसके बारे में याद रखिएगा कि घोड़े की नाल जैसी इसकी आकृति है, घोड़े की नाल जैसी इसकी आकृति है। उसके बाद है कटिहार। कटिहार में कौन सा झील है, गोगा झील, जिसे गोगा बिल भी बोला जाता है। जो गोगा झील है इसे गोगा भील झील भी बोला जाता है। इसका क्षेत्रफल जो है 5 वर्ग किलोमीटर में है। किस क्षेत्र में है, तो मनिहारी क्षेत्र में स्थित है, और इस झील के आसपास जो है कई छोटी छोटी आपकी झीलें स्थित हैं गोगा बिल झील के पास में। साथ ही आपको याद रखना है कि कैस्पियन सागर एवं साइबेरियन पक्षी का प्रवास कहाँ पर होता है, तो गोगा बिल झील में होता है। उसके बाद है कांवर झील के बारे में आपको याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 16 वर्ग किलोमीटर है। और जो कांवर झील है इसके बारे में याद रखिएगा कि गंडक नदी के विसर्पण के बाद जो है कांवर झील का निर्माण होता है। विसर्पण क्या होता है, जैसे कि कोई नदी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये नदी अब क्या होगी कि अब इस तरीके से सीधे जाने लगी। जो यहाँ पर ये इलाका था, जो नदी था उससे दूर चला गया, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे झील बोला जाएगा, इसे झील बोला जाएगा। तो एक ऐसा झील हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ये विसर्पण झील हो जाएगा, विसर्पण झील हो जाएगा। नदियों के विसर्पण से ये झील का निर्माण हुआ है। तो जो कांवर झील है वो कैसा झील है, ये विसर्पण झील है। और आपको याद रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील है, इसे गोकुल झील भी बोला जाता है। और आपको याद रखना है कि बिहार का एकमात्र जो झील है, ये एकमात्र जो स्थल है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है, इस वर्ष बीपीएससी पूछा भी था कि बिहार का कौन सा एक झील है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो कांवर झील को, कांवर झील को। उसके बाद आपको याद रखना है कि भागलपुर में एक झील है जगतपुर झील। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जगतपुर झील जो है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो जगतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद है ककोलत झरना। जो ककोलत झरना है जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई कितना है, तो 47 से 49 मीटर है। किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और आपको याद रखना है कि नदी कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा, जो आपके ककोलत जलप्रपात है, ये 7 जलधारा के मिलने से जो है ककोलत जलप्रपात का निर्माण होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ओखारीन कुंड। ये कहाँ पर स्थित है, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। और कौन सी नदी पर है, तो गोपथ नदी पर है। ये क्या है, तो आपको याद रखना है ये जलप्रपात है। क्या है, ओखारीन कुंड क्या है, जलप्रपात है। उसके बाद है सुखलदरी जलप्रपात, किस नदी पर है, तो कन्हर नदी पर है।
दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर है, इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। धुआं कुंड ये भी जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। कौन सी नदी पर है? तो काब और धोबा नदी पर है। सुवारीदाह किस नदी पर है? असाने नदी पर है। उसके बाद राकिम कुंड ये आपके गाय घाट नदी पर स्थित है। उसके बाद याद रखना है कि अनुपम झील जो है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जो है अनुपम झील स्थित है। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जलकुंड स्थित है? तो झारखंड जलकुंड स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो फुलवरिया नदी पर स्थित है, फुलवरिया नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है बिहार की मिट्टियाँ के बारे में समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये आपके है पिडमॉन्ट स्वयं मृदा। पिडमॉन्ट स्वयं मृदा इसका विस्तार जो है पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जिसे पर्वतीय मिट्टी भी बोला जाता है। ये आपके उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, बिहार के जो है उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और आपको याद रखना है कि जो ये पश्चिमी चंपारण का इलाका है, इसी इलाके में जो है सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र भी स्थित है, सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र भी स्थित है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि जो सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र है, जो सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र है वो आपके स्थित है तो उत्तर पश्चिम बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है सोमेश्वर पहाड़ी। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है हिमालयन मिट्टी का विस्तार है। जो मिट्टी यहाँ पर है कंकरीले पथरीले मिट्टी है और कम उपजाऊ मिट्टी है। और इस क्षेत्र को जो है भाबर क्षेत्र बोला जाता है, इस क्षेत्र को जो है भाबर क्षेत्र बोला जाता है। जो भाबर क्षेत्र होता है उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भाबर क्षेत्र होता है उसके बारे में आपसे भी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो कुछ आप लोग जानते हैं भाबर क्षेत्र के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है तराई मिट्टी। ये आपकी तराई मिट्टी है, ठीक है, ये आपकी तराई मिट्टी है। तराई मिट्टी के बारे में समझिएगा कि उत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र चंपारण से किशनगंज तक जो है तराई मिट्टी का विस्तार है। तराई मिट्टी का विस्तार जो है चंपारण से किशनगंज तक है। और जो तराई मिट्टी है यहाँ पर धान, जूट, गन्ने इत्यादि की खेती की जाती है। और आपको याद रखना कि जो तराई मिट्टी है शिवालिक पर्वत के पर्वतीय भाग है, शिवालिक पर्वत के पर्वतीय भाग है। और आपको याद रखना है कि जो तराई मिट्टी है कैसी मिट्टी है? तो अम्लीय मृदा है। तराई मिट्टी कैसा है? तो अम्लीय मृदा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार की पर्वतीय भाग की लंबाई कितना है? तो 332 किलोमीटर है। इसके बारे में पहले ही हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी को जो है जो खादर मिट्टी होता है उसे नवीन जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। यहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, जूट जिसे पटसन बोला जाता है उसका उत्पादन किया जाता है। जो आपके खादर मिट्टी है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, इसका विस्तार पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। साथ ही आपको याद रखना है कि आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो बाल सुंदरी मिट्टी है बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो बाल सुंदरी मिट्टी है बिहार के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। जो नोट कीजिएगा, जो बाल सुंदरी मिट्टी है बिहार के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। बाल सुंदरी, क्योंकि उत्तर के लोग क्या होते हैं ठंडे के कारण सुंदर होते हैं, तो आपको याद रखिएगा बाल सुंदरी मिट्टी जो है बिहार के उत्तर में पाया जाता है। जबकि जो बलथर मिट्टी होता है बिहार के दक्षिण में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बांगर मिट्टी। जो बांगर मिट्टी आप देखिए, ये जो बांगर मिट्टी है इसे क्या बोला जाता है? एक सेकंड रुक जाइए, ये आपके बांगर मिट्टी है। बांगर मिट्टी को क्या बोला जाता है? तो इसे पुरानी जलोढ़ मृदा बोला जाता है। जबकि जो खादर मिट्टी था इसे नवीन जलोढ़ मृदा बोला जाता था। और आपको याद रखना है कि जो बांगर मिट्टी है ये भी उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का, चना, अरहर इत्यादि की खेती की जाती है। चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा इन डिस्ट्रिक्ट में जो है बांगर मिट्टी का विस्तार है। और आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जहाँ भी बांगर मिट्टी पाया जाता है इसका मतलब क्या है कि वो क्षेत्र जो है बाढ़ से कम प्रभावित है, वो क्षेत्र जो है बाढ़ से कम प्रभावित है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है
टाल मिट्टी, टाल मिट्टी, जो टाल मिट्टी होता है, ये जो गंगा है, गंगा के साउथ में, गंगा के आपके साउथ में जो है टाल मिट्टी पाया जाता है। जो टाल मिट्टी है सबसे उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? सबसे उपजाऊ मिट्टी है। टाल मिट्टी किसे बोला जाता है या टाल किसे बोला जाता है? तो वर्षा के दिनों में जो पानी में भाग जलमग्न हो जाता है उसे टाल बोला जाता है। जब पानी सूख जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी भारी मात्रा में जो है दलहन की खेती की जाती है टाल मिट्टी में। जो टाल मिट्टी है 8 से 10 किलोमीटर गंगा के दक्षिण में है, 8 से 10 किलोमीटर आपके गंगा के दक्षिण में है। रबी फसल यहाँ पर लिखा गया है, दलहन के लिए उपयुक्त होता है टाल मिट्टी। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो टाल मिट्टी है बक्सर से भागलपुर तक इसका विस्तार है। आपको याद रखना है कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है। जो पश्चिम बिहार है इसकी जो टाल मिट्टी है इसकी चौड़ाई अधिक है, जबकि जो पूरब है भागलपुर, कटिहार, खगड़िया में जो है जो टाल मृदा है इसकी चौड़ाई कम है। साथ ही आपको याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा मृदा पाया जाता है, तो दोमट व चीका मृदा पाया जाता है टाल मिट्टी में। टाल मिट्टी को जो है दोमट या चीका मृदा भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो है लोहा एवं ऑक्साइड की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। जो लाल मिट्टी है आपको याद होगा, जो लाल मिट्टी है इस इलाके में जो है लोहा, लाल मिट्टी में जो है लोहा और ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। साथ ही आपको याद रखना है कि ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है। जो ये मिट्टी क्या होती है? कम उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पर जो है मोटे अनाज का खेती किया जाता है। आपको याद होगा कि इस इलाके में जो है धारबार चट्टाने का विस्तार था। आपको याद है ना, धारबार चट्टाने का विस्तार था। इधर आपके विंध्यन चट्टान का विस्तार था। तो जो आपके धारबार चट्टान का इलाका है वहाँ पर जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। जो लाल पीली मिट्टी है वहाँ पर लोहा एवं ऑक्साइड की अधिकता होती है, उसके कारण कम उपजाऊ होता है। यहाँ पर मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर जो है बलथर मिट्टी का विस्तार है, बलथर मिट्टी का विस्तार है। जबकि जो बलसुंदरी मिट्टी है उत्तरी बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है करेल कैबाल मिट्टी। करेल कैबाल मिट्टी यहाँ पर देखिए, ये जो करेल कैबाल मिट्टी है ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। जो करेल कैबाल मिट्टी क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा है। ये आपकी उपजाऊ मिट्टी है, ये आपकी उपजाऊ मिट्टी है। इसमें रबी खरीफ फसलों का उत्पादन किया जाता है और इसका जो विस्तार है रोहतास, पटना, नालंदा, भागलपुर तक जो है आपके रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, जहानाबाद, पटना, शेखपुरा, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट तक जो है जो करेल कैबाल डिस्ट्रिक्ट है इसका विस्तार है। इसमें आपको याद रखना है कि जो करेल जो मृदा है ये कैसा मृदा है? क्षारीय मृदा है। जो करेल मृदा है क्षारीय मृदा है। जो कैबाल मृदा है कैसा है? वो आपके क्षारीय और अम्लीय का संतुलन है कैबाल मृदा में। साथ ही आपको याद रखना है कि जो करेल कैबाल मृदा है इसमें जल ग्रहण क्षमता अधिक होता है। इसमें जल ग्रहण क्षमता अधिक होता है, मतलब खेतों में जो है ये पानी अधिक देर तक रखता है। ठीक है। उसके बाद है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी विंध्यन समूह की चट्टानें हैं। ये विंध्यन समूह की आपकी चट्टानें, विंध्यन समूह की आपकी ये चट्टानें हैं। एक सेकंड, ये जो आपके विंध्यन समूह की चट्टानें हैं यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है और ये कम उपजाऊ होता है। कैमूर पठारी क्षेत्र आपके जो है जो कैमूर पठारी क्षेत्र है उसी इलाके में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है और जो आपके लाल बलुई मिट्टी है उसमें लोहे की अधिकता होती है, उसमें लोहे की अधिकता होती है। और आपको याद रखना है ज्वार, बाजरा तथा मक्का की खेती की जाती है। जो लाल बलुई मिट्टी है इसका विस्तार रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जो है लाल बलुई मृदा का विस्तार है, जबकि लाल पीली जो मिट्टी है इसका विस्तार जो है जो धारबार क्रम की चट्टाने का इलाका है उस इलाके में जो है
लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के वन्यजीव अभयारण्य। अब ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं है, अब आपको फटाफट देखते जाना, ठीक है। बिहार के वन्यजीव अभयारण्य, तो पहला है पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो वाल्मीकि नगर है। इसकी स्थापना कब किया जाता है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान का? तो 1978 में इसकी स्थापना किया जाता है। 1990 में जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। और आपको याद रखना है कि इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। कुल कितने बाघ हैं बिहार में? तो बिहार में कुल आपके 31 बाघ हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। दरभंगा में जो है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है। दरभंगा में जो है कुशेश्वर झील भी देखे थे। और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। साइबेरियाई पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है बेगूसराय। बेगूसराय में कांवर झील पक्षी अभयारण्य है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य है, ये भी आपके साइबेरियाई पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और आपको याद रखना है कि बिहार का एकमात्र जो है रामसर साइट है। बिहार का एकमात्र आपके रामसर साइट है। ये शायद 38वां होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद ये आपके 38वां रामसर साइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि तेंदुआ, पूरे भारत में कितना तेंदुआ है 2018 की जनगणना के अनुसार? तो 12,852 तेंदुआ है पूरे भारत में। सबसे अधिक कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। और बिहार में कितना तेंदुआ है? तो 98 तेंदुआ है। बिहार में कितना बाघ है? तो बिहार में 31 बाघ है। भारत में कितना है? तो 2967 बाघ है। सबसे अधिक बाघ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो कटिहार में स्थित है गोगा बिल पक्षी अभयारण्य, ठीक है। उसके बाद है विक्रमशिला पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भीम बांध अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में स्थित है। मुंगेर में स्थित है। यहाँ पर लिखा गया कि देश का पहला विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो भागलपुर में किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भीम बांध है मुंगेर में स्थित है। जमुई में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य स्थित है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जमुई में स्थित है। आपको याद रखना है कि जो कलरव महोत्सव है ये कहाँ पर हुआ था? तो नागी नकटी डैम पक्षी अभयारण्य में हुआ था। ये कहाँ पर स्थित है? तो जमुई में स्थित है। जमुई में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है नवादा में जो है रजौली वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है। पटना में जो है संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। और आपको याद रखना है कि प्रथम प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र कौन है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान। साथ ही ये भी याद रखना है कि गैंडा प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। एशिया में पहला आपके गैंडा प्रजनन जो आपके उद्यान है कौन है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान है। और वर्ल्ड में दूसरा है, एशिया में पहला है और वर्ल्ड में दूसरा है गैंडा प्रजनन जैविक उद्यान। उसके बाद नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है? तो गया में स्थित है। गया में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो गया डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। गया डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। उसके बाद है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो कैमूर और रोहतास दोनों डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कैमूर और रोहतास दोनों डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है, नोट कीजिएगा, जो कैमूर अभयारण्य है बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। बक्सर पक्षी बिहार बक्सर में स्थित है। बदला सलीम अली जुब्बा साहनी अभयारण्य कहाँ पर है? तो वैशाली में स्थित है। वैशाली में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार का खनिज संसाधन के बारे में समझिए। तो पूर्वी चंपारण में जो है सुरा पाया जाता है। पूर्वी चंपारण में जो है सुरा पाया जाता है। बेगूसराय में भी सुरा पाया जाता है। सहरसा में पेट्रोलियम, पूर्णिया में पेट्रोलियम। भागलपुर के बारे में याद रखिएगा कि चीनी मिट्टी, बालू, सीसा,
पत्थर, चीनी मिट्टी, बालू, सीसा, पत्थर और कुछ यहाँ पर अभ्रक भी पाया जाता है। नेक्स्ट है सोप स्टोन। मुंगेर में जो है सोप स्टोन, सिलिका, सैंड, बॉक्साइड, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी, ये सारे कहाँ पर पाया जाता है? तो मुंगेर में पाया जाता है। जमुई में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, सोना, मैग्नेटाइट, सोप स्टोन, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? तो सोना, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, मैग्नेटाइट, सोप स्टोन, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अभ्रक नवादा में पाया जाता है। गया में भी आपके अभ्रक पाया जाता है। इसके बारे में इस बार बीपीएससी पूछा था। और गया में याद रखिएगा यूरेनियम और लिथियम भी पाया जाता है। जो गया है यहाँ पर यूरेनियम और लिथियम का भी भंडार है। औरंगाबाद में कोयला का भंडार है। जबकि रोहतास में जो है चूना पत्थर, पायराइट, डोलामाइट और गंधक का भंडार है। ठीक है, चूना पत्थर, पायराइट, डोलामाइट और जो गंधक का भंडार कहाँ पर है? तो रोहतास में है। जबकि कैमूर में जो है चूना पत्थर पाया जाता है। कैमूर में आपके जो है चूना पत्थर पाया जाता है। ये पॉइंट को ध्यान से नोट कीजिएगा, चूना पत्थर, पायराइट, डोलामाइट और गंधक, साथ ही अभ्रक, यूरेनियम और उसके बाद लिथियम। अभ्रक नवादा में भी पाया जाता है और कुछ मात्रा में जो अभ्रक है ये आपके भागलपुर में भी पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ऑप्शन देगा तो आपका ऑप्शन बहुत दूर दूर का होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ आइडिया होगा कि किस इलाके में अभ्रक पाया जाता है तो आप आंसर को आप सही कर दीजिएगा, अगर आपको बिहार के जो मैप है उस पर अगर हल्का भी पकड़ है। नेक्स्ट है बिहार का जलवायु क्षेत्र के बारे में समझिए। तो बिहार का जलवायु कैसा है? तो उपोष्ण कटिबंधीय है। बिहार को जलवायु को जो है 3 भागों में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B। तो इससे बीपीएससी एक प्रश्न पूछा था इस बार 67वें बीपीएससी में, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो जोन 1 में जो जोन 1 है इसकी जलवायु कैसी है? तो CWA है। उत्तर पश्चिम जलोढ़ का मैदान है। उत्तर पश्चिम जलोढ़ का मैदान है। इसमें टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट आता है? तो 13 डिस्ट्रिक्ट आता है। यहाँ पर कौन सा फसल होता है? तो चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, आम, लीची का खेती किया जाता है। जोन 2, जोन 2, इसे CWA जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ये उत्तर पूर्वी जलोढ़ का मैदान है। इसमें टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट आता है। यहाँ पर जो है चावल, गेहूँ, आलू, आम, इन सभी की खेती की जाती है। उसके बाद है जोन 3A। जोन 3A इसकी जलवायु कैसी है? तो CSA इसकी जलवायु है। ये दक्षिण पूर्व जलोढ़ का मैदान है। दक्षिण पूर्व जलोढ़ का मैदान है और इसमें टोटल आपके कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो 6 डिस्ट्रिक्ट आपके आते हैं। उसके बाद है जोन 3B, इसकी जलवायु CSA है। जबकि जो जोन 1 और 2 है इसकी जलवायु कैसा था? तो CWA था। जबकि जोन 3A और जो B है इसकी जलवायु CSA है। ये आपके दक्षिण पश्चिम जलोढ़ का मैदान है। इसमें टोटल आपके 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जो आपके दक्षिण पश्चिम का जो जलोढ़ का मैदान है इसमें टोटल आपके 11 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इसमें चावल, गेहूँ, आलू, आम और अमरकंद आपके शामिल है। मतलब कि गेहूँ, आलू, आम, अमरकंद इन सभी का खेती की जाती है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ के मैदान में। आपको इसमें याद क्या रखना है? तो इसमें देखिए आपको याद रखना है कि उत्तर पश्चिम जो जलोढ़ का मैदान है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है? 13 डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर पूर्वी जलोढ़ के मैदान में 8 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान में कितना डिस्ट्रिक्ट? तो 6 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में 11 डिस्ट्रिक्ट आपके हैं। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि सबसे अधिक जो है किस जलवायु क्षेत्र में किस जलवायु क्षेत्र में आपके सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट है, न किस जलवायु क्षेत्र में जो है सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट है? तो कौन था? उत्तर पश्चिम जलोढ़ के मैदान में जो है सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट थे। कितने डिस्ट्रिक्ट? 13 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो बिहार की जलवायु है कोपेन के अनुसार कैसी है? तो CWG है। मध्य तापी, गंगा, तुर्की, CWG है। सेकेंड वर्ग कैसा है? तो CWA और CSA से प्रदर्शित किया गया है। तो आपको देख चुके हैं
कि जो बिहार के उत्तर का इलाका है CWA से उसे प्रदर्शित किया गया है, जबकि जो बिहार के दक्षिण का इलाका है उसे CSA से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, उसके बाद है बिहार के वन के बारे में। देखिए, बिहार के वन के बारे में आपको याद रखना है कि बिहार में कितना आपके वन है, तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर इलाके पर जो है वन का विस्तार है। टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, तो 7.84% हो जाएगा बिहार में। टोटल बिहार में कितना परसेंट वन हो जाएगा, तो 7.84% इलाके पर जो है वन है। वृक्ष बिहार के कितने परसेंट इलाके पर है, तो वृक्ष जो है 2.48 इलाके पर जो है वन है। बिहार के कितने परसेंट इलाके पर आपके वन है, तो 2.48% इलाके पर जो है वन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इस साइड से आइए, बना आवरण। सबसे अधिक जो है बनावरण किस डिस्ट्रिक्ट का है, मतलब कि सबसे अधिक जो वन है किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो कैमूर में पाया जाता है। सबसे अधिक जो वन है किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कैमूर में है। 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर इलाके पर जो है वन है कैमूर के। सेकेंड में कौन आता है, तो पश्चिम चंपारण आता है। पश्चिम चंपारण के जो है 904.66 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इलाके में जो है वन का विस्तार है। तीसरा में कौन आता है, तो रोहतास आता है। मतलब कि क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछा जाता है कि सबसे अधिक वन जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कैमूर में है। कहाँ पर है, कैमूर में है। सेकेंड में कौन है, पश्चिम चंपारण है। तीसरा में कौन हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। तीसरा में आपके रोहतास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे अधिक जो वनावरण प्रतिशत में कहाँ पर है, तो कैमूर में। कहाँ पर है, कैमूर में। अगर प्रतिशत में बोला जाएगा कि सबसे अधिक जो वन कहाँ पर है, मतलब कि जो आपके ये कैमूर है, कैमूर के सबसे जो पूरे बिहार है, बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक जो है वन है। ठीक है, मतलब कैमूर के सबसे अधिक इलाके पर आपकी वन है। कितना परसेंट इलाके पर आपकी वन है, तो 31.56% इलाके पर आपके वन का विस्तार है। ठीक है, कैमूर के। उसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे कम वन कहाँ पर है, तो सबसे कम जो वन है ये शेखपुरा में। कहाँ पर है, सबसे कम जो वन है शेखपुरा में। कितना वन है, तो 1.19 किलोमीटर स्क्वायर इलाके पर आपके वन का विस्तार है। ठीक है, तो सबसे अधिक देख लिया, सबसे अधिक आपके जो वन है किस डिस्ट्रिक्ट में है, कैमूर में है। सेकेंड में पश्चिम चंपारण। तीसरा में आपके रोहतास है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे घना जो वन है, सबसे घना वन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक कहाँ पर है, तो पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में। से नोट कीजिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि वृक्ष कितना है, तो वृक्ष जो है 2341 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में आपके वृक्ष है। और कितना वृक्ष में वृद्धि दर्ज किया गया था, तो 338 किलोमीटर स्क्वायर का जो आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है, किसमें, वृक्ष में। और जो वृक्ष है पूरे बिहार के 2.48% इलाके पर आपके वृक्ष का विस्तार है। वन कितने परसेंट इलाके में है, तो वन जो है 7.84% इलाके में जो है वन का विस्तार है। ठीक है, वन का विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाता है, ये तो क्षेत्रफल के अनुसार हो गया कि सबसे कम वन शेखपुरा में है। अगर परसेंटेज के हिसाब से कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे कम वन है परसेंटेज के हिसाब से, तो कहाँ हो जाएगा, वो भी आपके शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपके शेखपुरा हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में तराई क्षेत्र वे सोमेश्वर और दून क्षेत्र में जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहाँ पर साल, अशोक, केन, आम, जामुन आदि वनों के प्रमुख वृक्ष आपके पाए जाते हैं। इसे नोट कीजिएगा कि
आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होते हैं। बिहार में जो है तराई क्षेत्र वे जो बिहार का आपका तराई क्षेत्र है, बिहार का तराई क्षेत्र, सोमेश्वर, दून क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन आपके पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती वन ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार में पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र वे दक्षिण पठार के पश्चिमी क्षेत्र में जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस वनों में जो आपके शुष्क पर्णपाती वन होता है उसमें कौन कौन से वृक्ष आपके पाए जाते हैं, तो साल, बांस, खैर, अमलतास, महुआ इत्यादि आपके जो वृक्ष हैं शुष्क पर्णपाती टाइप के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के उद्योग के बारे में समझिए। तो सबसे पहले समझिए वैशाली हाजीपुर। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हाजीपुर शहर है जहाँ पर प्लाईवुड कारखाना स्थित है। उसके बाद है समस्तीपुर और दरभंगा में कागज़ उद्योग है। बरौनी में थर्मल पावर स्टेशन है। और साथ ही आपको याद रखना है कि उर्वरक उद्योग भी है। जो थर्मल पावर स्टेशन और उर्वरक उद्योग है ये किसका है, तो केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार का है। उसके बाद है कटिहार में जो है जूट उद्योग और दिया सलाई उद्योग है। मुंगेर में बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना है, बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना है। भागलपुर में रेशम उद्योग है, वीवीआई प्रश्न है। लखीसराय में सेंदूर उद्योग है। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये कहाँ पर है, तो पटना में स्थित है। चमड़ा उद्योग कहाँ पर है, तो पटना में स्थित है। पटाखा उद्योग ये कहाँ पर स्थित है, पटना में स्थित है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, फतुहा में स्थित है। नोट कीजिएगा, ये पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। फतुहा पटना में स्थित है। और जो डेयरी उद्योग है ये भी आपके पटना में स्थित है। उसके बाद है गया, गया में आपकी सूती वस्त्र है, जबकि जो भागलपुर था यहाँ पर रेशम उद्योग था। और गया में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है। औरंगाबाद में खनन उद्योग है। रोहतास में सीमेंट उद्योग है, रोहतास में आपके सीमेंट उद्योग है। और जो सीमेंट उद्योग के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए जो है डालमिया नगर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बिहार की कृषि के बारे में समझिए। तो गेहूँ, जो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो रोहतास में होता है। प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन बेगूसराय में होता है। सब्जी के उत्पादन में बिहार को तीसरा स्थान दिया गया है। फल के उत्पादन में बिहार को छठा स्थान दिया गया है। सबसे अधिक चावल कहाँ पर होता है, तो रोहतास में होता है। प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक चावल कहाँ पर होता है, तो पश्चिम चंपारण में होता है। कहाँ पर होता है, पश्चिम चंपारण में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, कटिहार में होता है। अब प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो अररिया में सर्वाधिक उत्पादन होता है। दाल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो पटना में होता है सर्वाधिक उत्पादन। अब प्रति हेक्टेयर दाल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो जहानाबाद में होता है, जहानाबाद में होता है। उसके बाद है बिहार में पर्यटन स्थल के बारे में देखिए। बिहार में पर्यटन नीति 2015 के तहत जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। आपको नोट कर लेना है, आपसे पूछा जाएगा कि बिहार को जो है पर्यटन का दर्जा कब दिया गया, 2015 में दिया गया है। पश्चिम चंपारण में जो है वाल्मीकि नगर बैराज है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। भितरवा आश्रम कहाँ पर है, तो पश्चिम चंपारण में स्थित है। पूर्वी चंपारण में लौरिया अरेराज है। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है। वैशाली में विश्व शांति स्तूप है। अशोक स्तंभ है। सोनपुर मेला लगता है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर लगता है, हाजीपुर में। उसके बाद पूर्णिया में जो है, पूर्णिया में जलालगढ़ किला है, पूर्णिया में जलालगढ़ किला है। सहरसा में कंदहा सूर्य मंदिर है, सहरसा में जो है कंदहा सूर्य मंदिर है। भागलपुर में जो है महमूद शाह का मकबरा है, महमूद शाह का मकबरा है। मुंगेर में मुंगेर किला है। पटना के बारे में देखिए, पटना में क्या क्या घूमने का जगह है, तो गोलघर है, बुद्धा स्मृति पार्क है, शहीद स्मारक है, पत्थर की मस्जिद है, शेरशाह सूरी मस्जिद है, खुदाबख्श पुस्तकालय है, सदाकत आश्रम है, अगम कुआं है, जो सदाकत आश्रम अगम कुआं में शायद स्थित है। और गांधी सेतु है, तारामंडल है, कुम्हरार पार्क है जहाँ पर मौर्यकालीन अवशेष है, पटना साहिब है। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय है,
विश्व शांति स्तूप है और राजगीर है। उसके बाद गया में क्या क्या घूमने का स्थान है, तो महाबोधि मंदिर है, बोधि वृक्ष है जो 5वीं पीढ़ी का है, बुद्ध कुंड है, डोंगेश्वर पहाड़ी है, विष्णुपद मंदिर है। उसके बाद है रामशिला पहाड़ है, प्रेतशिला पहाड़ है, ब्रह्मयोनी पहाड़ है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो रबर डैम है ये भी कहाँ पर है, गया में है, रबर डैम। उसके बाद औरंगाबाद में दाऊद खां का किला है, औरंगाबाद में जो है दाऊद खां का किला है और सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर है। उसके बाद है कैमूर में क्या है, तो मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है। भोजपुर में जगदीशपुर किला है जो आरा में स्थित है और आरण्य देवी मंदिर है, ये कहाँ पर है, भोजपुर में स्थित है। उसके बाद है जो सारण के बारे में याद रखिएगा, जो सारण है यहाँ ये आपकी पुरातात्विक स्थल है। सारण में चिरांद, सारण में आपके जो चिरांद है ये पुरातात्विक स्थल है। जो गला है पूरी तरीके से अब धीरे धीरे बैठ रहा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं इसीलिए। विविध में देखिए तो पश्चिम चंपारण में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी आप लोग को याद भी है। उसके बाद है मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है। दरभंगा, इसे बड़ा कर लेते हैं, अब थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है लगातार रिकॉर्ड करने के कारण। उसके बाद है दरभंगा में आपके दरभंगा महाराज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दरभंगा में स्थित है। जो दरभंगा महाराज का महल है आपके दरभंगा में स्थित है। मधुबनी पेंटिंग जो है जो मधुबनी है, मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है जो मधेपुरा है, डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो मधेपुरा में स्थित है डीजल इंजन का कारखाना। जूट उद्योग कहाँ पर स्थित है, तो कटिहार में स्थित है। उसके बाद है अंग महाजनपद विक्रमशिला विश्वविद्यालय केला उद्योग, ये कहाँ पर स्थित है, भागलपुर में स्थित है। अंग महाजनपद विक्रमशिला विश्वविद्यालय केला उद्योग भागलपुर में स्थित है। मुंगेर में जो है योग विश्वविद्यालय, सीक्रेट बंदूक उद्योग, मीर कासिम का किला आपके मुंगेर में स्थित है। कांवर झील रेलवे पुल, बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय में स्थित है। कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में स्थित है। ककोला जलप्रपात नवादा में स्थित है। बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, उसका मकबरा कहाँ पर है, तो नालंदा में है। बिहार शरीफ पुलिस अकादमी, ये भी आपके नालंदा में स्थित है। शायद बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ पर, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो बख्तियार खिलजी है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय और जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय है उसमें आग लगा दिया था बख्तियार खिलजी ने। उसके बाद है औरंगाबाद जो है सूर्य मंदिर और जो सीमेंट उद्योग है औरंगाबाद में स्थित है। सूर्य मंदिर और जो सीमेंट उद्योग है औरंगाबाद में स्थित है। डालमिया सीमेंट उद्योग रोहतास में है। बक्सर युद्ध बक्सर में हुआ था। प्रथम गणराज्य कौन है, लिच्छवी, जो वैशाली में स्थित है। नंगा विद्रोह कब हुआ था, तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है नंगा विद्रोह हुआ था देसी वस्त्रों के मांग के लिए, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ था, सारण में हुआ था। नंगा विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो सारण डिस्ट्रिक्ट में नंगा विद्रोह हुआ था। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो गोपालगंज में जो है सर्वाधिक विदेशी मुद्रा आता है। सर्वाधिक जो पासपोर्ट धारक कहाँ के किस डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं सर्वाधिक पासपोर्ट धारक हैं। नेक्स्ट है बिहार का प्राचीन इतिहास के बारे में समझिए। तो पश्चिम चंपारण में जो है लौरिया नंदनगढ़ स्थित है। पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप स्थित है। बौद्ध स्तूप और लौरिया अरेराज स्थित है। दरभंगा महाजनपद बज्जी था, जिसकी राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला था। उसके बाद नेक्स्ट है भागलपुर, ये भी आपके जो अंग है एक महाजनपद था और इसकी राजधानी आपके चंपा था, ठीक है, चंपा था। उसके बाद मुंगेर के बारे में याद रखिएगा कि पत्थर की कुल्हाड़ी कहाँ से मिलता है, तो मुंगेर से मिलता है। पत्थर के औजार मुंगेर से मिलता है। मध्यपाषाण युग के अवशेष भी आपके कहाँ से मिलता है, मुंगेर से मिलता है। उसके बाद जो मगध है इसकी राजधानी कहाँ पर है, गिरिब्रज राजगिरी आज के गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आज के गया डिस्ट्रिक्ट में आपके स्थित है मगध। उसके बाद नेक्स्ट है वैशाली के बारे में याद रखिएगा कि हड्डी के बनी वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर से बने सूक्ष्म औजार, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन,
नवपाषाण के अवशेष कहाँ से मिलता है? तो चेचर से मिलता है। ये कहाँ पर स्थित है? वैशाली में स्थित है। विश्व की पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति कहाँ पर शुरू हुई थी? तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। विश्व की पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति कहाँ पर शुरू हुआ था? तो वैशाली में शुरू हुआ था। उसके बाद है सारण, ठीक है। तो जो सारण है आपके मृग सिंह के उपकरण के लिए प्रसिद्ध है। नवपाषाण युग के अवशेष यहाँ पर मिलता है। चिरांद, आपको याद रखना है, चिरांद आपके सारण में स्थित है और जो चेचर है वैशाली में स्थित है। ये दोनों लोकेशन से जो है नवपाषाणकालीन स्थल के अवशेष मिलता है। हड्डी के बने वस्तुएं मिलते हैं। पत्थर के बने सूक्ष्म औजार भी आपके जो है चिरांद और चेचर से मिलते हैं। उसके बाद लास्ट में इसे आप लोग देख लीजिएगा, इसे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ से आपके एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। इसके बारे में आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, किस प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो बिहार के एटलस से संबंधित जितने भी आपके पॉइंट थे, सारे पॉइंट को कवर कर लिया गया। एक तरीके से समझिए कि जो बिहार का पूरा ज्योग्राफी था उसे केवल एक वीडियो में कवर कर लिया गया है। आप सभी लोगों ने अगर वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको जो है कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा बिहार ज्योग्राफी से, ठीक है। थैंक यू।